गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अपकिरण की माप के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। अपकिरण, इसको विस्तार या बिखराव भी कहा जा सकता है। अब तक हमने मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल ये निकालना सीखा है। ये सभी डेटा के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। जो डेटा हमने प्राप्त किया है उस डेटे का बिखराव क्या है, फैलाव क्या है, हम इसकी माप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर करते हैं। अब हमने मीन कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया। मीन में हमने एक एवरेज निकाल लिया, अर्थमेटिक एवरेज। मीडियन में जो सबसे बीच में जो चर वैल्यू है वो मीडियन हो गया। सबसे बीच वाले वैल्यू को हमने ले लिया और बाकी दोनों ओर जो वैल्यूज है उसे हमने छोड़ दिया। बाकी दोनों ओर कितने वैल्यू है, उसका फैलाव क्या है, इसे हमने छोड़ दिया। मोड में जहां पे समंक का एकत्रीकरण ज्यादा है वहां पे हमने मोड कैलकुलेट कर लिया। क्वार्टाइल में डेटा को 4 भागों में बांट देते हैं, डिसाइल में 10 भागों में और परसेंटाइल में 100 भागों में। तो सीधे तौर पे हम मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन क्या इस तरह के कैलकुलेशन से हमें पूरे डेटा के बारे में जो हमारा कैलकुलेशन है, मीन, मीडियन, मोड या पार्टीशन वैल्यू, केवल एक मीन या मीडियन के आधार पे हम पूरे डेटा का विश्लेषण सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का भी सहायता लेना पड़ता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम क्यों निकालते हैं? जो कैलकुलेशंस हमने किए हैं उसकी विश्वसनीयता कितनी है, इसका अनुमान लगाने के लिए समंकों का जो फैलाव है, डेटा हमारा कितना फैला हुआ है, उसका विस्तार के आधार पे उस फैलाव को नियंत्रित करने के लिए और एक से अधिक सीरीज के आपसी संबंध को समझने के लिए, अनुमान लगाने के लिए। तो हम बिखराव का अध्ययन करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर। बिखराव किस चीज का? जो समंक, जो डेटा हमने प्राप्त किए हैं विभिन्न माध्यमों से, उसका। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए कई सारे मेथड्स हैं। हमने यहां पे राइट डाउन कर दिया है। न्यूमेरिकल मेथड है एक और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड्स के अंतर मेथड्स ऑफ लिमिट। पहला है मेथड्स ऑफ लिमिट। इसमें हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करते हैं और परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरा है मेथड्स ऑफ मोमेंट्स।
मेथड्स ऑफ मोमेंट्स में फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसको मीन डेविएशन भी कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम विच स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कैलकुलेट करेंगे। तीसरा थर्ड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो अब हम मेथड्स ऑफ लिमिट के अंदर जो पहला रेंज है, ये रेंज हम डिस्कस करेंगे। रेंज क्या है? जो डेटा हमने प्राप्त किए हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में उसे हम लिखते हैं, उस डेटा का सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो अंतर है, वही हमारा रेंज कहलाता है। मतलब रेंज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेटा का जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपली रेंज कैलकुलेट हो जाएगा। तो रेंज जो पहला है, इसके अंदर हम सीधे तौर पे रेंज भी कैलकुलेट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी कैलकुलेट करते हैं। अभी तक मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से पहले हमने जो भी मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैलकुलेट किए हैं, वो सभी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट किए। अब हम इसके साथ साथ रिलेटिव वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम स्टार्ट करते हैं रेंज। रेंज बराबर हमारा हो जाता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज को हम आर से इंडिकेट करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को एल से और स्मॉलेस्ट वैल्यू को एस से, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेंज का, एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। दूसरा इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। लोएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई लोएस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, ये सापेक्ष मान कहा जाता है, रिलेटिव। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज से एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हमारा रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट होगा। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
Net profit of a business concern in thousands of rupees is given below. ये हमने यहाँ पे ईयर वाइज नेट प्रॉफिट ले लिया है। 2015, 16, 17, 18, 19 5 सालों का हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 12, ये थाउजेंड में है। 12,000, 15,000, 22,000, 19,000 और 20,000। तो हमने जीरो हटा कर लिख दिया है 12, 15, 22, 19 एंड 20। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है रेंज। रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारा प्रॉफिट के रिगार्डिंग ये डेटा दिया हुआ है, तो ये हम प्रॉफिट में देखेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू हमारा 22 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 12। ये हमने लिख दिए लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज इक्वल टू L माइनस S, ये हमारा फॉर्मूला है। सिंपली यहाँ पे L22 माइनस S12 इक्वल टू ये 10। ये हमारा रेंज हो गया। सुविधाजनक रहता है जो हमारा डेटा दिया है उस डेटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा वैल्यू होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा और सबसे बाद में जो वैल्यू होगा, डेटा के सबसे अंत में जो वैल्यू होगा वो लार्जेस्ट वैल्यू होगा। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ा, 22 बीच में था, 12 पहले ही है। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए रहते तो 22 हमारा सबसे लास्ट वाला वैल्यू रहता और 12 पहले वाला है ही। तो ये हमने रेंज कैलकुलेट कर लिया। आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर होता है L माइनस S डिवाइड बाई L प्लस S। तो हमारा जो L है लार्जेस्ट वैल्यू ये है 22 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 और यही चीज यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 10 और ये हमारा हो जाएगा 34, 34।
इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जीरो 0.29 हम दशमलव के 2 स्थानों तक का वैल्यू लिए। इसके बाद भी कुछ वैल्यू आएगा, उसको हम अप्रॉक्स कर लेंगे। 5 या उससे अधिक की डिजिट आएगी तो हम इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे 1, और अगर 5 से कम आएगा तो छोड़ देंगे। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल था जिसमें हमने रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया।